एंड रिमेम्बर दैट आज हम आपको एक पुरानी शीट लेकर के आए हैं जो बहुत पहले जो है हमने शेयर किया था आपके जैसे। उस शीट को मैं लेकर के आया हुआ हूँ और उसमें कुछ चीजें हैं, तो जस्ट शेयरिंग विद यू द पीडीएफ फाइल ऑफ दैट शीट। वो किसी राइटर से नहीं है बल्कि कॉमन है, और हमने उसको टेस्ट सीरीज 6 बनाया हुआ है जिसमें 100 क्वेश्चन से ज्यादा है। एंड आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, पढ़ने में भी आ रहा होगा। कि टेस्ट सीरीज 6 एक बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जिसमें बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे एंड मेनी डेज हैव गॉन, तो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करने की जरूरत थी। और बहुत सारा ऐसा उसमें पोर्शन था जो टर्म से रिलेटेड है या और चीजें हैं, तो उनको हम कहीं ना कहीं इसमें कर सकते हैं। So one thing I would like to tell you कि we are conducting this test series under the banner of JS English Literary Society, and remember that कि इससे रखा गया फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, लेकिन केवल फॉर्म्स ऑफ पोइट्री के क्वेश्चन नहीं है, मोर देन 100 क्वेश्चन है। तो उसमें फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी है, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा भी है, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल भी है, और इसका मैं आपको आंसर भी भेजूंगा। तो सबसे पहले मैं ये शुरू करता हूँ कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उस चारों ऑप्शन भी आपके सामने हैं। और एक सीरीज में मोस्ट प्रोबेबली 2 क्वेश्चन मतलब एक शीट पर आपको नजर आएगा, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा सा मैंने बड़ा कराया, थोड़ा सा पढ़ने में नहीं सही आता, तो इसलिए फॉन्ट मैंने इसका 18 का करा दिया और हेडिंग आपका शायद 24 का फॉन्ट हो। तो मुझे लगता है कि विजिबल होगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं विजिबिलिटी में। Clearly visible. ओके ओके ओके। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे मैं एक एक वर्ड को मैं पढ़ता चल रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलिएगा। और अगर मैं कहीं पे कंफ्यूज होऊंगा या थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मैं किसी उसमें कंफ्यूज होता हूँ, तो डोंट बी पजल्ड एंड डोंट बी जस्ट एम्बैरस्ड, बिकॉज उसका आंसर शीट मैंने काफी अच्छे ढंग से कवर किया है। वो चीजें जब जाएंगी तो वहां से भी चीजें क्लियर होंगी। तो एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। जैसे पुराने पैटर्न पे बनता था कि कई ऑप्शन होते थे, उसमें सारे ऑप्शन में एक गलत, और ज्यादातर चीजों को मैं सही रखता हूँ। सही रखने के पीछे एक रीजन ये होता है कि एक क्वेश्चन में सो मेनी इंफॉर्मेशन यू फाइंड एंड यू कम टू नो कि ये भी है ये भी है। तो हियर यू फाइंड व्हाट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट। टीबी शैली वॉज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बड़े लिरिसिस्ट कौन है, तो किसको कहा जाता है, पीबी शैली को कहा। अभी जब मैंने पीजीटी की क्लास लिया था उसमें पीवी शैली पढ़ाया, तो तब भी ये बात मैंने कही थी। और ये ऐसा कॉमन क्वेश्चन है कि ये पीजीटी पीजीटी जीआईटी हर जगह आता है, इसलिए आता है कि यह लिरिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन दे हैव टू रिमेंबर दैट कि पीबी शैली वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नॉट ओनली द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बल्कि इवन रोमांटिक एज के भी वो सबसे बेस्ट लिरिसिस्ट है। अगर इंग्लिश लिटरेचर के बेस्ट लिरिसिस्ट हुए तो इसका मतलब कि वो रोमांटिक एज के भी। और हम सारे लोगों को पता है कि पीवी शैली किस एज में आते हैं, रोमांटिक एज में आते हैं, जिसकी डेट 1798 से 1837 है। पीवी शैली जो है जो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट थे, जिसमें लॉर्ड बायरन जॉन कीट्स उस कैटेगरी में आते हैं। पीवी शैली ने एक एलिजी लिखा था एडोनाइस नाम से, और वह एलिजी किसके ऊपर थी, वह एलिजी जो है जॉन कीट्स के ऊपर थी। और पीवी शैली के साथ जो और लोग थे, लॉर्ड बायरन थे, जॉन कीट्स थे, और खुद पीवी शैली थे, ये हम सारे लोगों को पता है। बाकी ये सब बातें बार बार करने की कोई जरूरत नहीं कि उनका इलोपमेंट हुआ किसके साथ, मेरी शैली के साथ। मेरी शैली वॉज द डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन, और विलियम गॉडविन ने क्या किया था, पॉलिटिकल जस्टिस नाम का किताब लिखा था। कई बार ये सारी बातें हम लोगों ने रट लिया है, तो इसमें कुछ वो नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन ए है, वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करना चाहिए कि पीवी शैली रोमांटिक एज के हैं, रिवोल्यूशनरी पोएट हैं। वह किसके लिए फेमस है, लिरिक्स के लिए फेमस है। उनका ज्यादातर जो लिरिक्स है ओड फॉर्म में आया हुआ है। उनके 2 ओड बहुत पॉपुलर है, ओड टू द वेस्ट विंड और ओड टू स्काई नाउ। जो ओड टू द वेस्ट विंड है वो टर्जा राइमा में है, उसमें वेस्ट विंड को पर्सनिफाइड किया गया है। और जो वेस्ट विंड है वह जो है 2 चीजों को जन्म देती है, ऑटम को और स्प्रिंग को।
ऑटम जो है डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन लाता है, ओल्ड वैल्यूज को या ओल्ड ट्रेडिशन को जो इररिलेवेंट हो चुकी है, जो प्रचलन से बाहर है, जिनका कोई महत्व नहीं है, वो उसको बाहर कर देता है। और जो 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 स्प्रिंग है वो नई चीजों को जन्म देती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया हुआ, एक लाइन कहते हैं, इफ विंटर कम्स टू स्टाइल स्प्रिंग इज फार बिहाइंड। यदि विंटर आता है तो क्या विंटर के बाद स्प्रिंग भी आती है? विंटर अगर डाउनफॉल का प्रतीक है तो स्प्रिंग जो है डेवलपमेंट का प्रतीक है, ग्लूमिंग का प्रतीक है। तो ये लाइन पीवी शैली ने कहाँ पे बोला है? ये लाइन पीवी शैली ने अपने ओड ओड टू द वेस्ट विंड में बोला हुआ है, जो 5 स्टैंजाज में है। हर स्टैंजा में 12 लाइन्स है और किसमें लिखा गया? टर्जा राइमा में। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म। उसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन बी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी जो सही है। टेनिसन वाज द बेस्ट lyricist of Victorian age who composed lyrics at the age of 81। टेनिसन जो है विक्टोरियन एज के सबसे बेस्ट लिरिसिस्ट थे। टेनिसन वाज द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज हु कंपोज्ड लिरिक्स एट द एज ऑफ 81। जिन्होंने लिरिक्स लिखा, कब लिखा? एट द एज ऑफ 81, 81 साल की उम्र में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये की जाएगा कि विक्टोरियन एज के सबसे अच्छे लिरिसिस्ट कौन है, तो विक्टोरियन एज के सबसे अच्छे लिरिसिस्ट टेनिसन है, जिन्होंने 81 साल की उम्र में भी लिरिक्स को लिखा हुआ है। अभी टेनिसन से हम लोग बात कर रहे थे कि उनकी जो पोयम है ब्रेक 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 है, इन मेमोरियम है, क्रॉसिंग द बार है, यूलिसिस जो उनका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और वो जो है लाउरियट पोएट आपके वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 ईस्वी में बने थे। टेनिसन कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन। टेनिसन वाज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन। ये तमाम बातें टेनिसन के बारे में जो बड़ी कॉमन पॉइंट्स है, उसे हमने वहां पे डिस्कस किया था। लेकिन जो ऑप्शन है, आपको सारा कंसंट्रेशन किस पर रखना, जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। बाकी मैं जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपके नॉलेज में इजाफा करेगा, बढ़ोतरी करेगा। इट विल इनलाइटन यू, इट विल यू कैन से कि आपको एक आपकी जो ज्ञान की रोशनी है उसमें बढ़ोतरी या इजाफा होगा। लेकिन सारा कंसेंट्रेशन आपको किस पर, जो ऑप्शन दिया जाए उसको लेकर के बात जानी है। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 1 का, क्रॉसिंग द बार इज अ वेल नोन लिरिक ऑफ टेनिसन। यह सही है। इट इज टेकन एज स्वान सॉन्ग ऑफ दैट मैन। यह उनका स्वान सॉन्ग है। क्रॉसिंग द बार टेनिसन का बहुत ही फेमस लिरिक है, और इसी लिरिक को उन्होंने एट द एज ऑफ 81 लिखा है। इस लिरिक को स्वान सॉन्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह टेनिसन का डेथ सॉन्ग। और यहाँ पे जो टाइटल है क्रॉसिंग द बार, जो बार इंडिकेट करता है, यह अर्थली लाइफ को इंडिकेट करता है, यह वर्ल्डली लाइफ को इंडिकेट करता है कि अब समय जो है इस वर्ल्डली लाइफ को विदा कहने का आ चुका, अर्थली लाइफ को अलविदा कहने का आ चुका है। इसके बाद हमें एक दूसरी दुनिया में जाना है। लेकिन हम इस दुनिया को, जो ये अर्थली लाइफ है, यह बार के समान है, समुद्र के समान है। हम इसको तभी सही से क्रॉस कर पाएंगे, सैर करके इस दुनिया से जा पाएंगे, जब हमारा पायलट अच्छा होगा। तो पायलट यहाँ पे उन्होंने जो वर्ड यूज किया है इस पोयम में, ऑप्शन में नहीं, पोयम में उन्होंने वर्ड पायलट भी यूज किया है। तो वो जो पायलट है उनको कौन है? गॉड है, कि गॉड के द्वारा बताए गए रास्ते पर या उस तरफ से। तो इनडायरेक्टली आप पाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है। अगर उनकी किसी पोयम में साइंस का जिक्र है तो इन मेमोरियम में स्पिरिचुअलिटी है। इन मेमोरियम को मैंने बताया था कि आपका जो उसका टाइटल है द वे ऑफ द सोल, इस तरह से करके उसका रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन बी गलत है। क्यों गलत है? द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम इटालियन वर्ड लायर विच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सब कुछ सही है, लेकिन जो वर्ड इटालियन वर्ड आया हुआ ये गलत। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड which means what? Which means a musical instrument। जो लिरिक है यह ग्रीक वर्ड से आया हुआ, ना कि इटालियन वर्ड से आया हुआ। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम इटालियन वर्ड लायर, नो नॉट एट ऑल। द वर्ड लिरिक केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लायर विच मीन्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सब क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट? मैं आगे सर। बढ़ूं? यस नो सर। सर। या तो मैं जो आपको एक चीज और सलाह दूंगा कि आप अपने साथ
पेन और कॉपी अपने पास, नोटबुक जरूर रखा करिए। जो भी अलग से इंटरप्रिटेशन होता है उस पॉइंट को कोड में आप तुरंत नोट कर लीजिए करिए कि अगर कोई नया पॉइंट मिलता है। इसमें जितनी भी बातें बताई कोई नया पॉइंट नहीं बताया गया है, तो इसको पहले भी जिक्र किया गया था, वो चीजें रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी चीज गलत है, रॉन्ग है। एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक, कोई भी पोयम जो म्यूजिक के साथ गाई जाती है उसको हम लिरिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, यह गलत, ये चीज गलत है। इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री नहीं, इट इज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो हमने जो गलत रखा, मैंने बताया कि मैंने जो गलत ऑप्शन रखा है बहुत ही सिंपल रखा, इसलिए सिंपल रखा कि उसका भी सही ऑप्शन पता चल जाए, प्लस जो 3 ऑप्शन सही है वो आपके दिल दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये इसकी खासियत है। तो लिरिक की खासियत क्या है, एनी पोयम विच इज संग विद म्यूजिक इज कॉल्ड लिरिक, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 जो बी ऑप्शन दिया गया है, इट इज एन ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, यह रॉन्ग है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, इट इज सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन सी है, इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, या इट इज अ सीरियस एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है सब्जेक्टिविटी, पर्सनालिटी, म्यूजिकल टोन एंड म्यूजिकिटी आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिरिक्स, या अनडाउटली ये भी बिल्कुल सही है कि सब्जेक्टिविटी, पर्सनालिटी, म्यूजिकल टोन एंड म्यूजिकिटी आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिरिक्स। And the word lyric came from the Greek word lyre, which refers to a musical instrument। जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी था, यह भी जो है किससे जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में किसके बारे में बात की गई है, लिरिक्स के बारे में ही बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादा बातें बताई गई है कि कौन से फेमस लिरिसिस्ट थे, जैसे पीबी शेली है, जैसे टेनिसन है, इस तरह से। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन के अलावा मैं आपसे एक और बात बताना चाहूंगा जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए। जब भी आप लिरिसिस्ट की बात करेंगे तो विलियम ब्लेक का नाम भी हमेशा याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है, विलियम ब्लेक ने द टाइगर एंड द लायन नाम का 2 लिरिक लिखा था, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में या डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। जो जो उन्होंने 2 लिरिक द टाइगर एंड द लैम लिखा था, वह जो है क्या इंडिकेट करता है, वह जो है कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड और डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड, वो सिंबॉलिक लिरिक है। जो टाइगर है वह सिंबल है, किसका सिंबल है, डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड, की गॉड के अंदर जो है टाइगर जैसी शक्ति भी मौजूद है, और गॉड के अंदर लैम्ब जैसा जो है जिनरोसिटी भी मौजूद है। जो लैम्ब होता है वह इनोसेंट होता है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन टाइगर जो होता है वह आपका एक तरह से वाइल्ड बीस्ट है, वह जो है एक तरह से कहा जाए क्रूएल एनिमल है, वायलेंट एनिमल है। तो वहां पे उस पोएम के माध्यम से डब्ल्यू बी एट्स ने ये बात, सॉरी मैं डब्ल्यू बी एट्स बार बार कह रहा हूँ, विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक, मैं गलत नाम ले रहा था, पोयम का नाम मैं सही ले रहा था लेकिन इसका नाम विलियम ब्लेक है। विलियम ब्लेक जो रोमांटिक एज के पोएट हैं, उन्होंने 2 लिरिक लिखा है, द टाइगर एंड द लायन। द टाइगर इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड एंड द लायन इज द सिंबल ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी ऑफ गॉड। दोनों पोयम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों गॉड के बारे में बात करती है। और जो द टाइगर है वह उनकी कलेक्शन ऑफ द पोयम जो था, दैट वाज द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया, कहाँ से लिया गया, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया। और जो आपका द लैम्ब, वह सॉन्ग, सॉरी जो जो द टाइगर है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है, और जो द लैम्ब है वह सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया। इस पर मैं इतना बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये दोनों चीज पूछी जा चुकी है, पीजीटी में भी आ चुका है, पीजीटी में भी आ चुका है, द टाइगर के बारे में, द लैम्ब को लेकर के, तो आपको ये पता होना चाहिए द टाइगर द लैम्ब। इसके अलावा प्री रोमांटिक पोएट जेम्स थॉमसन का जो कलेक्शन था द सीजन, उसमें भी खूबसूरत लिरिक्स लिखे गए हैं। और वो हमें पता होना चाहिए कि प्री रोमांटिक एज के पहले पोएट जेम्स थॉमसन रहे हैं, जिनका कलेक्शन ऑफ द लिरिक्स रहा है, जिसका नाम द सीजन रहा है। वो उन्होंने 1726 में लिखना शुरू किया, 1730 में वो कंप्लीट उसको कर पाते हैं।
और साथ ही साथ एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चीज ये है कि जब 1726 और 1730 में उसको कंप्लीट करते हैं तो वह जो जमाना था अगस्टन एज का जमाना था, जिसमें ज्यादातर पोयम जो है हीरोइक कपलेट में लिखी जाती थी, लेकिन द सीजन जो है किसमें लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और उसमें जो है एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज ये मैं जानना चाहता हूँ आपका रिस्पॉन्स की, जब मैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बाहर की चीजें ज्यादा जो है आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं सर। नो सर, या ऑल थिंग इज क्योंकि, गुड। हाँ क्योंकि वो सब उसी से चीजें जुड़ी हुई है, उसका ऑप्शन नहीं दिया है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेंगे, द टाइगर क्या था, द लैम्ब क्या है, द सीजन क्या है, या इस तरह की जो फेमस लिरिक्स है जैसे अभी टेनिसन का क्रॉसिंग द बार आया हुआ था, या जो है जो ओड का भी हम लोगों ने जिक्र किया, पीबी शेली का ओ टू द वेस्ट विंड है, ओ टू स्काई लार्क है, तो आपके ये चीजें एक बार सब कुछ एक दोबारा रिकॉल हो जाए, तो उसको लेके बात इसी कड़ी में मैं आपको और एक चीज जोड़ूंगा। अभी मैं क्वेश्चन थर्ड नहीं ले रहा हूँ, बल्कि और मैं एक चीज जोड़ूंगा। जो डब्ल्यू बी येट्स का जो मैं जिक्र कर रहा था, डब्ल्यू बी येट्स जो है मॉडर्न एज के वो भी काफी अच्छे लिरिसिस्ट माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? डब्ल्यू बी येट्स ने एक लिरिक लिखा है जिसका नाम है लेक आइला फिलिस्ट्री। उस लिरिक का नाम क्या है? लेक आइला फिलिस्ट्री जो लिरिक है, और उसमें जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, और इसको लिखने की वजह से लेक आइला फिलिस्ट्री जो उनका लिरिक है, इसको लिखने की वजह से ही उनको लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि डब्ल्यू डी मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एज का पीरियड 1901 से 1945 है, फिर भी उनको ये क्यों कहा जाता है कि वह लास्ट रोमांटिक पोएट? इसलिए कि इस पोयम में और डब्ल्यू बी एच की जो भी शुरुआती पोयम रही है, उन सब में केवल और केवल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा। किसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा? रोमांटिक एज का, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो और रोमांटिक पोएट्स है उनका जो राइटिंग का तरीका था, वो सब चीजें उनकी वहां पे देखने को मिलेगी। इसीलिए डब्ल्यू बी एच को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और उनका एक लिरिक्स हर आदमी की जुबान पर होना चाहिए, उसका क्या नाम है? लेक आइला फिलिस्ट्री, जिसमें वो कहते हैं कि मैं शहरी जिंदगी को त्याग करके मैं कहा जाऊंगा, इनिस्ट्री जाऊंगा, जो कि एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पे वह कल्पना करते हैं कि मॉर्निंग कैसा होगा, नून कैसा होगा, इवनिंग कैसा होगा, नाइट कैसा होगा, और मैं वहां जाऊंगा तो मैं किसकी तलाश में जाऊंगा? शांति की तलाश में, फॉर द सेक ऑफ पीस, काम, ट्रैंक्विलिटी, बाम, इन सब की वो बात करते हैं। तो ये जितनी भी बातें की गई है, चाहे टेनिसन का क्रॉसिंग द बार हो, चाहे जो है विलियम ब्लेक का द टाइगर एंड द लैम्ब हो, चाहे टेनिसन का आपका टेनिसन का तो बात कर लिए है, डब्ल्यू बी येट्स का द लेक आइला फिलिस्ट्री हो, या उनकी एक और पोयम जो द सेकेंड कमिंग है, जिसमें उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो ब्रूटल एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ है उसका लेकर के उन्होंने जिक्र किया हुआ है। वो सब का सब चीजें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें सिलेबस में ना होते हुए भी पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि ये फेमस लिरिक है, और आज जो आप डिस्कस कर रहे हैं वो फॉर्म का कोई चीज डिस्कस कर रहे हैं, और लिरिक के से जुड़े होने की वजह से ये सब चीजें आती है। अब जैसे जब भी लिरिक की बात आएगी तो हमें क्या और तैयार किए रहना चाहिए? एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोजो, वह भी खूबसूरत लिरिक्स रहा है। किसका लिरिक्स रहा है? जॉन मिल्टन का। एल एलिग्रो का मतलब जो है a poet in happy mood, आई एल पेंसिलोso a poet in आप कह सकते हो हार्टफुल मूड, या a man जो भी आप कहिए। एल एलिग्रो स्टार्ट विद द राइजिंग ऑफ द सन, आई एल पेंसिलोso स्टार्ट विद द सेटिंग ऑफ द सन, तमाम तरह से, और वो म्यूजिकोलॉजी से वो उसका अपना सारा चीज वहां पे रिलेटेड रहा है। तो कुछ मतलब ऐसी है कि अगर आप लिरिक उठाएंगे तो लिरिक से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको डिस्कस करना है। उसी से जुड़ा हुआ मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं। जो मेटाफिजिकल पोएट्स रहे हैं वो आपको पता है कि जॉन डन है, उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी लिरिक लिखा हुआ है। उनका द फ्ली है, कैनोनाइजेशन है, गुड मारो है, अवेल डिक्सन फॉर मॉर्निंग है, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार है, वो सब उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जब आप लिरिक की बात करते हैं
तो लिरिक्स से ही जुड़ा हुआ एक और चीज आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने अपने आप को सन ऑफ बेन कहा था, अभी मैंने कहा था रॉबर्ट हिरिक थे, लवलेस थे, और हेनरिक उनका रिचर्ड लवलेस या इसी करके जो भी नाम था, रॉबर्ट हेरिक तो हम सबको याद है कि रॉबर्ट हेरिक और लवलेस वगैरह, तो उन्होंने अपने आप को सन ऑफ बेन कहा। वो शॉर्ट लिरिक्स या शॉर्ट पोयम्स लिखते थे, उसके बारे में हमें हमेशा नोट करना चाहिए। प्री रोमांटिक पोएट के बारे में नोट करना चाहिए, थॉमस ग्रे का और थॉमसन का, विलियम कॉलिंस का ओ टू इवनिंग। फिर तो रोमांटिक एज में तो पूरा लिरिक ही लिरिक भरा पड़ा हुआ है। जब आप विक्टोरियन एज में जाते हैं तो विक्टोरियन एज में टेनिसन के बारे में बात हो ही चुकी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो पोयम मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा वो भी लिरिक है, लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड के लिरिक में एलिजाइक नोट आपको मिलता, नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी मिलता। अगर एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन सा विक्टोरियन पोएट है जिसकी पोयम में या जिसके लिरिक्स में वी फाइंड नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी, वी फाइंड एलिजाइक नोट, देन यू हैव टू गो विद मैथ्यू आर्नोल्ड। ऐसे ही किसके लिरिक में ऑप्टिमिज्म नजर आता है, देन यू हैव टू गो विद हुम, देन यू हैव टू गो विद रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को ठीक ठाक ढंग से डिस्कस कर लिया है। दूसरा चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसके अलावा जब लिरिक्स की बात आती है तो लिरिक्स में एक स्कूल आता है जो विक्टोरियन एज में आया हुआ है, जिसका नाम है प्री रैफेलिट मूवमेंट। वहां पे भी बहुत अच्छे से लिरिक्स डीजी रॉसेटी, क्रिस्टीना रॉसेटी, एसी सिल्वर उन लोगों का रहा है। प्री रैफेलिट मूवमेंट ऑफ पोएट्री जो 1848 में। तो अगर एक चीज डिस्कस हो तो एक पूरा माइंड में बसा होना चाहिए कि लिरिक्स एलिजाबेथन एज में या एडमंड स्पेंसर का एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन जो और सॉनेट्स वगैरह वहां से शुरू करके मॉडर्न एज के कुछ नाम, कुछ लिरिक्स हमारे दिमाग में होते हैं। एक और क्वेश्चन जो लिरिक्स से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिरिक और ओड दोनों लगभग लगभग क्या है, मिलते जुलते हैं। दोनों सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन होता है, लेकिन ओड में किसी को एड्रेस किया जाता है, लिरिक में किसी को एड्रेस नहीं किया। हमेशा आप देखेंगे ओड जो लिखा जाता है किसी के बारे में लिखा जाता है। वर्ड इज नॉट रिटन फॉर, वर्ड इज नॉट रिटन फॉर, बल्कि ये क्या होता है, वर्ड में किसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वर्ड इज अबाउट समवन, वर्ड जो किसी के बारे में होता है, इसीलिए उसमें प्रीपोजिशन टू का यूज किया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ओड है, ओड में एक बात और लिरिक में एक अंतर हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो अभी हाल ही में 2013 या 16 में डिफिनेशन पूछा गया कि ओड और लिरिक में क्या अंतर है। ओड भी सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन है, लिरिक भी सीरियस और डिग्निफाइड कंपोजिशन, लेकिन ओड इज लार्जर देन लिरिक। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ओड इज लार्जर देन लिरिक। बाकी की सारी बात अपनी जगह की, ओड में जो है होरेशन ओड है, ओड में पिंडारी ओड है, वो तो टाइप की बात कर रहे हैं। जनरल बातें दोनों के बीच में यही है कि ओड में भी सीरियस मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर जो सीरियस होगा उसका ट्रीटमेंट भी सीरियस होगा। लिरिक में भी जो सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात की जाती है, लेकिन ओड और लिरिक में एक अंतर है कि ओड इज लार्जर देन लिरिक प्रॉपर। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट कंफर्म हो गए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। मैं आगे बढ़ूं, मैं यस आपको सर। बहुत Yes, sir. हाँ, हाँ, मैं बहुत ठहर करके आपसे बात कर रहा हूँ ताकि सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। हड़बड़ी में मैंने कर, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको मुझे लिंक करना है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपने साथ जब भी इस तरह का चीज डिस्कस हो, ऑलवेज कीप पेन एंड कॉपी, और आप सब नोट कर सकते हैं कि हाँ ये बात इससे जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा ये गलत है। मेटाफिजिकल पोइट्री ब्लूम्ड इन जैकोबियन एज, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जैकोबियन एज है उसकी जो डेट है कब से कब तक थी, 1603 से 1625 तक थी। जैकोबियन एज के जो राजा थे उनका क्या नाम था, जेम्स फर्स्ट था। जैकोबियन एज जो के पहले कौन सा एज आया था, एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603। जैसे ही आप एलिजाबेथन एज का नाम लेते हैं आपके दिमाग में विलियम शेक्सपियर, आपके दिमाग में एडमंड स्पेंसर, आपके दिमाग में फ्रांसिस बेकन, आपके दिमाग में सर सिडनी, ये नाम आ जाता है। लेकिन जब आप मेटाफिजिकल पोइट्री और जैकोबियन एज की बात करते हैं
तो इसी के साथ तुरंत आपको एक नाम और ध्यान में आना चाहिए, वह कौन सा नाम ध्यान में आना चाहिए? बेन जॉनसन। क्योंकि जॉन डन और बेन जॉनसन दोनों लोग साथ साथ आए हुए, दोनों लोग साथ साथ काम करते, साथ तो मतलब इसी एज में आते। एक आदमी पोइट्री के फील्ड में काम करता है, दूसरा आदमी ड्रामा के फील्ड में काम करता है। ड्रामा में वो किस ड्रामा से जुड़े हुए हैं? ड्रामा में वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से जुड़े हुए थे। उनका एक प्ले है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर करके। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? मैं जो है बेन जॉनसन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लाउरिएट पोएट। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वह क्या है? वह जो है मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि मेटाफिजिकल पोइट्री जैकोबियन एज में आई है। जॉन ड्राइडन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। गलत। यानी बहुत सिंपल था, ये सबको पता होगा। और अगर जिसको नहीं पता है वो इसका करेक्शन कर ले कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के जो फादर है वो जॉन ड्राइडन नहीं है, बल्कि कौन है? जॉन डन है। जॉन डन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। ये चीज हमें ध्यान में रखना कि जॉन डन इज नोन एज फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। और जो जॉन डन है वो जैकोबियन एज में उन्होंने जिस नई पोइट्री को जन्म दिया उसका क्या नाम है? मेटाफिजिकल। और जो मेटाफिजिकल पोइट्री है यह दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, मेटा प्लस फिजिक। मेटा माने बियॉन्ड, फिजिक माने फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड हमारी आंखों के सामने जो भौतिकी नजर आ रही है, जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको हम अपनी इन ओपन आईज से देख सकते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कहा जाता है, मेटाफिजिक कहा जाता है। जो यह मेटाफिजिक्स है, ये जो पोइट्री थी यह एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट में आई थी, कई बार मैंने बताया। और इस पोइट्री में, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में क्या चीज आपको देखने को मिलेगा? फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या चीज देखने को मिलता है? फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। जो विचार है, जो भावनाएं हैं, उन दोनों को बैलेंस में रख करके बात कही गई है, उन दोनों को फ्यूज किया गया है, जोड़ा गया है। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जिन लोगों ने इस पॉइंट को नहीं अटेंड किया था उन्हें ये ध्यान में रखना है कि इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। और यह कला एलिजाबेथन पोइट्री में नहीं थी। एलिजाबेथन पोइट्री वॉज हाईली इमोशनल पोइट्री। वहां पे इमोशन को ज्यादा महत्व दिया गया था, ना कि थॉट को ज्यादा महत्व दिया गया। लेकिन जब मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री आती है तो वह थॉट और इमोशन को दोनों को कंबाइन करके, दोनों को फ्यूज करके, दोनों को मिक्स करके, दोनों को जोड़ करके एक नई पोइट्री को जन्म देते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री कब आई है? जैकोबियन एज में आई है। जैकोबियन एज की डेट क्या है? 1603 से 1625। जैकोबियन एज के समय किंग कौन थे? जेम्स फर्स्ट थे। जैकोबियन एज से पहले कौन सा एज था? एलिजाबेथन एज था। उसकी डेट क्या है? 1558 से 1630। उस एज के बड़े राइटर्स कौन कौन से हैं? फ्रांसिस बेकन है, प्रोज में एडमंड स्पेंसर है, पोइट्री में, ड्रामा में विलियम शेक्सपियर। और साथ ही साथ आपके जो है, अगर आप देखेंगे एक और राइटर सर फिलिप सिडनी क्रिटिसिज्म में और सॉनेट के फील्ड में। अब उसके बाद जो ये पोइट्री मेटाफिजिकल, यह क्या था? एक रिएक्शन था, एक रिवोल्ट था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेटाफिजिकल पोइट्री किस पोइट्री के अगेंस्ट में आई है? एलिजाबेथन पोइट्री के अगेंस्ट। अब जैसे ही एलिजाबेथन पोइट्री को ये पता तो चलना चाहिए ना एलिजाबेथन पोइट्री के पोएट कौन से थे। उसमें शेक्सपियर भी आते हैं, उन्होंने सॉनेट लिखा था। एडमंड स्पेंसर आके उन्होंने लिरिक लिखा था, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखा था, सॉनेट भी लिखा हुआ है। तो ऐसी आखिर ऐसी कौन सी बात है जो एलिजाबेथन पोइट्री में है और यहाँ पे नहीं है, या मेटाफिजिकल पोइट्री में वो चीज है और वहां पे नहीं? एक ही बात आपको ध्यान में रखना है कि मेटाफिजिकल पोइट्री में इमोशंस को और साथ ही साथ हार्ट को, दोनों को बैलेंस में रखती है। मतलब मेटाफिजिकल पोइट्री में वी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। मेटाफिजिकल पोइट्री में दिल और दिमाग दोनों को जोड़ करके बात की गई। ऐसा लगता है दोनों को जोड़ा गया है, उसको बैलेंस में रखा गया। जबकि एलिजाबेथन पोइट्री में केवल और केवल इमोशन को महत्व दिया गया है, सब्जेक्टिविटी को महत्व दिया गया है, और वहां पे थॉट को उतना महत्व नहीं। इसीलिए कहा जाता है
मेटाफिजिकल पोएट्स वर इनोवेटिव, वे नई रीति को चलाने वाले थे। दे वर मेन ऑफ लर्निंग, और उनमें एडवोकेसी थी। एडवोकेसी मतलब वो दलील देते थे, जो भी उनके दिमाग में आता था उसके लिए फॉर्मली वे खड़े रहते थे और अपनी बात को मनवाते थे इससे लॉजिक के बल पर। तो उनकी पोयम में लॉजिक आपको नजर। और इसके अलावा जो मेटाफिजिकल पोइट्री है उसमें फार-फेच्ड इमेजेस है। मेटाफिजिकल पोइट्री में मेटाफिजिकल कंसीट है। कंसीट के बारे में कहा जाता है, कंसीट इज एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर पुट टुगेदर। कंसीट एक ऐसी इमेज होती है जिसमें दो असमान चीजों को साथ साथ रखा जाता है और उनके बीच सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की जाती है। जैसे जॉर्डन की पोयम अ वेलडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में बिलव्ड की आत्मा और लवर की आत्मा की तुलना जो है गुना प्रकार के या कंपास जो था उसके टू नीडल से होता, जबकि कंपास जो है एक अलग चीज है, वह जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, और जो सोल है वह स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करता है। तो इस तरह से दो डिसिमिलर चीजों में भी क्या किया जाता है, वहां पे सिमिलरिटी रखी गई है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जहां तक बात है जॉन ड्राइडेन की, तो आपको ये पता है कि जॉन ड्राइडेन रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। रेस्टोरेशन एज की डेट 1660 से 1700। उस समय चार्ल्स सेकंड किंग से जॉन ड्राइडेन फर्स्ट ऑफिशियल पोएट है। जॉन ड्राइडेन का कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल सटायर में बहुत ज्यादा रहा है, खासकर उनकी जो पोइट्री रही है वो अस्सालम मैंडेज की टॉफिल जो 1681 में आती है। इसके अलावा जॉन ड्राइडेन का कंट्रीब्यूशन हीरोइक कपलेट में रहा, नॉट हीरोइक कपलेट, आप हीरोइक ट्रेजेडी जिसको रिस्टोरेशन ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसका एक खूबसूरत एग्जांपल उन्हीं के द्वारा लिखा गया ऑल फॉर लव जो 1678 ईस्वी में आता है। वह जो है शेक्सपियर की एंटनी और क्लियोपैट्रा पर बेस्ड है, और वह किसमें लिखा गया था, ब्लैंक वर्ड से लिखा गया। ये बातें कई बार बताई गई है और कई ढंग से उसमें नोट करने वाली चीजें, लेकिन मैं हल्का हल्का उस चीज का रिफ्लेक्शन कर दे रहा हूँ कि अगर कोई राइटर आप पाते तो हाउ मच डू यू नो अबाउट दैट राइटर, कितना आपको जॉन ड्राइडन के बारे में पता है, कितना आपको जॉन डन के बारे में पता है। ये जितनी बातें की जा रही है हर आदमी, मैं आपको जॉन ड्राइडन का स्कॉलर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जॉन ड्राइडन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट जो किसी जिस चीज की तैयारी कर रहा है इतना ड्राइडन के बारे में उसको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसका थर्ड ऑप्शन ऑप्शन सी है, द वर्ड मेटाफिजिक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन ड्राइडन, ही सेड डन अफेक्ट मेटाफिजिक। ये बिल्कुल करेक्ट है। कई बार पूछा जा चुका है कि आखिर जो मेटाफिजिक शब्द है इसको किसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इसको पहली बार जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम क्या है, जॉन ड्राइडन। और उन्होंने कौन सा फ्रेज यूज किया था, डन अफेक्ट मेटाफिजिक। फिर उसके बाद है लास्ट ऑप्शन, और ये डी होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन वहां पे ए कर दिए, गलत है, ये डी ऑप्शन है। द टर्म वाज क्वाइट, कौन सा टर्म, मेटाफिजिक टर्म की बात हो रही थी। जो मेटाफिजिक टर्म है इसको किसने क्वाइन किया, द टर्म वाज क्वाइंड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। पहली बात तो यहाँ पे ये सेंटेंस ही गलत है, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी होना चाहिए। तो आपको यहाँ दो चीज सुधारना है। कौन सा चीज सुधारना है, एक तो ऑप्शन डी सुधारना है, यहाँ पे ए की जगह डी करना है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो करेक्शन करना है वो क्या करना है कि द टर्म वाज फाइंड, कौन सा टर्म, मेटाफिजिक जो टर्म है इसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया, और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी कहा जाता है, ना कि फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉवेल है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इंग्लिश डिक्शनरी लिखना है। और पहली डिक्शनरी उन्हीं के द्वारा लिखी गई जो कब आती है, 1755 में आती है। इसके अलावा डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर की बहुत तारीफ की है अपने क्रिटिकल ऐसे प्रीफेस टू शेक्सपियर में। इसके अलावा आप देखेंगे कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हु इज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडेन है, और ये टाइटल किसने दिया है, ये टाइटल जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम पर एक पूरा एज है जिसका नाम है एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो 1745 से 1785 तक चलता है। और उस एज को हम एज ऑफ इनलाइटमेंट भी कहते हैं, और साथ ही साथ हम उसको और क्या नाम दिए हुए, उसको एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा गया,
एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा गया है, और यू विल कम टू नो कि वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी के भी नाम से जाना जाता है। और जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एज है वह 18वीं शताब्दी रही है। 18वीं शताब्दी को मैथ्यू अर्नाल्ड ने एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा। और अगर याद होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि फादर ऑफ इंग्लिश नावल, तो ये तो नावल की जगह डिक्शनरी आना चाहिए, लेकिन फादर ऑफ इंग्लिश नावल को भी लेके मैंने जिक्र आपसे किया था कि जो फादर ऑफ इंग्लिश नावल है वो कौन है, वो आपके हेनरी फील्डिंग। और हेनरी फील्डिंग जो फोर व्हील्स ऑफ द नावल का हिस्सा है, और फोर व्हील ऑफ द नावल भी इन्हीं के समय आता है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के ही समय आता है। फोर व्हील ऑफ द नावल में सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस ईस्टन आते हैं। हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज नाम का नावल लिखा जो पिकारेस नावल का एग्जाम्पल है, और उन्होंने अपने नावल को कॉमिक एपिक इन प्रोज कहा है। ये सब बहुत कॉमन पॉइंट्स है जो हर आदमी को पता होना चाहिए, जो पूछा जा चुका है। यू ऑल हैव टू नो दिस पॉइंट। तो मैं आगे चलूं, आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं जी सर। यस सर। Now question number 4 you see or you find which of the following is incorrect। इसमें भी वही बात कही जा रही है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। मेटाफिजिकल पोइट्री वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री। सही है, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि मेटाफिजिकल जो पोइट्री है यह रिएक्शन था, किसके खिलाफ रिएक्शन था, एलिजाबेथन स्कूल ऑफ पोइट्री के खिलाफ रिएक्शन था। Metaphysical poets were highly admired by modern poet T.S. Eliot, who wrote The Wasteland। ये भी बात सही है, जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं इनको जो है टी एस एलियट ने बहुत तारीफ की है। थॉमस स्टर्स एलियट जो मॉडर्न एज के ग्रेट पोएट, थॉमस स्टर्स एलियट जो कौन है, मॉडर्न एज के ग्रेट पोएट्स हैं, इनकी तारीफ की है। किसने की है, टी एस एलियट ने की है। और यह इनकी जो किताब है द वेस्टलैंड वह 1922 ईस्वी में आती है, और द वेस्टलैंड 5 सेक्शन में है। द वेस्टलैंड 437 लाइन में है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो द वेस्टलैंड है वो एजरा पाउंड को डेडिकेट किया गया है। उसकी पहली लाइन है एप्रिल इज द क्रूएलेस्ट वन। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा कि मेटाफिजिकल पोएट को टी एस एलियट ने काफी तारीफ की है। तारीफ के पीछे एक रीजन था कि वो उनकी टेक्निक को, मेटाफिजिकल कंसीट को लाइक बहुत करते थे, और उनका एक कहना था कि इन लोगों ने नए ढंग की पोइट्री लिखना शुरू किया। इनकी पोइट्री में इमोशन का और थॉट का कॉम्बिनेशन है, जिसको फ्यूजन ऑफ थॉट और इमोशन या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि आखिर टी एस एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट को किस एसे में एडमायर किया। तो टी एस एलियट ने मेटाफिजिकल पोएट को, टी एस एलियट एडमायर्ड इन हिज क्रिटिकल एसे मेटाफिजिकल पोएट। उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट के नाम से एक एसे लिखा था जो 1921 ईस्वी में आया है, और उसमें उन्होंने इनकी बहुत तारीफ की है। और उसी में मेटाफिजिकल पोएट जो एसे आया हुआ था टी एस एलियट का, उसी में टी एस एलियट ने एक कॉन्सेप्ट दिया है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है उसका मतलब है फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। एक ऐसी पोइट्री या जिसमें जो है थॉट और इमोशन को एसोसिएट किया जाता है। एसोसिएट माने जोड़ना, सेंसिबिलिटी माने थॉट एंड इमोशन। जब थॉट और इमोशन को एसोसिएट किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जब जो है थॉट और इमोशन को अलग किया जाता है, तब उसको क्या कहा जाता है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है। और एक चीज बता दे, उन्होंने ये भी कहा कि जो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, इट प्रोड्यूसेस गुड पोइट्री और गुड पोएम। एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से अच्छी पोइट्री का जन्म होता है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी प्रोड्यूसेस बैड पोइट्री। वह किस पोइट्री को जन्म देती है, बैड पोइट्री को जन्म देती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोनों पॉइंट। किसी को कोई डाउट दीज 2 पॉइंट्स में, क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी। आई जस्ट वांट नो टू सर, नो आगे द चले। रिस्पांस। हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए एंड बी आपने देखा कि ये 2 ऑप्शन, यहाँ पे मैं आपको इसलिए रोक करके पूछ रहा हूँ
अगर ये क्लियर हो गया तो मैं यहीं से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि टीएस एलियट के 3 क्रिटिकल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर आदमी को पता होना चाहिए। वह कौन-सा है? एक उनका क्रिटिकल ऐसे आया था, उसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। वो कब आया है? 1917 में आया। क्यों फेमस है? टीएस एलियट ने उस क्रिटिकल एसे में थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। और जो है उसमें उन्होंने अगर कहा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विलियम वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज कर। क्यों? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम में पर्सनालिटी नजर आती है और टीएस एलियट जो थे वो इम्पर्सनल पोएट थे, वो ऑब्जेक्टिविटी में विश्वास करते थे। तो हर आदमी को टीएस एलियट का ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट जिसमें थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, उसके बाद उनका एक क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है जो 1919 में। कब आया? 1919 में। और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में उन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक को जन्म दिया है। यह जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है यह इसलिए फेमस है, उनका ये कहना था कि कोई भी पोएट जो है अगर वह अपनी इमोशंस को, फीलिंग्स को अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो वह डायरेक्ट नहीं एक्सप्रेस करेगा, बल्कि वह क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का सहारा लेगा और इस ऑब्जेक्ट को कोरिलेट करेगा। किससे कोरिलेट करेगा? अपनी इमोशंस या फीलिंग्स से। तो वो क्या करना है, उसको जो भी चीजें उसको एक्सप्रेस करनी है, ही हैज टू टेक द हेल्प ऑफ द ऑब्जेक्ट टू हाइड हिज पर्सनालिटी। और यह ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? यह ऑब्जेक्ट कैरेक्टर भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकता है और चेन ऑफ इवेंट्स भी हो। ये बात उन्होंने किसके संदर्भ में कही है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक के संदर्भ में। किस क्रिटिकल एसे में? हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में। और ये एसे कब आता है? 1919 में। बाकी तीसरा एसे मेटाफिजिकल पोएट मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर ही दिया। बाकी टीएस एलियट एज अ क्रिटिक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। उनका एक कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसे है द सैक्रेड वुड जो 1920 में आता है। यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म उनकी बेहतरीन किताब है क्रिटिसिज्म पर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। उनका एक कंट्रीब्यूशन ड्रामा के भी फील्ड में, पोइट्री ड्रामा में वो सब बात पहले होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सी है, मेटाफिजिकल कंसीट, एडवोकेसी ऑफ ट्रूथ, far-fetched images, display of learning, and comparison between two dissimilar objects, fusion of thought and emotion, abrupt starting, dramatic lyrics, and use of simile, metaphor, and hyperbole are the basic characteristics of the metaphysical school of poetry. आप ये समझिए कि एक ही ऑप्शन सी में मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को दे दिया है। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री की जो भी खासियत है मैंने बता दिया। क्या क्या खासियत है? एडवोकेसी ऑफ ट्रूथ, उस सत्य को, अपनी बात को सत्य सिद्ध करते थे और सत्य के लिए अपनी बात को सत्य सत्य सिद्ध करने के लिए वो दलील पे दलील देते हैं और वकीलों जैसा व्यवहार करते हैं। चाहे आप उनकी कोई अवेल डिक्टम फॉरबिडिंग मॉर्निंग देख लीजिए, कैनोनाइजेशन देख लीजिए, द फ्ली देख लीजिए, गुड मारो देख लीजिए, गो एंड फाइंड द फॉलिंग स्टार देख लीजिए, ए पार्सन देख लीजिए, व्हाट एवर द पोएम, दिस शैल नॉट बी प्राउड ऑफ, देखिए सब में एडवोकेसी ऑफ ट्रूथ नजर आए। परफेक्ट इमेजेस का मतलब ऐसी इमेज होती है जो दूर दराज दुनिया, दूर दराज का जो हमारी डेली लाइफ में नहीं होती है। जैसे वो किसके बारे में बात करते हैं? वो प्लानिट के बारे में बात करते हैं, फ्लड के बारे में बात करते हैं, स्टार्म के बारे में बात करते हैं। यू डोंट फाइंड दीज इमेजेस इन आवर डेली लाइफ। तो ऐसी इमेजेस को क्या कहा जाता है? फार फेज इमेजेस। फार माने दूर, फेज का मतलब लाई गई है इमेजेस, तस्वीर। उसके बाद आपका क्या है? डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, वे किसी भी चीज को जिसको सीखते थे उन लोगों को दिखाते थे। लर्न का मतलब सीखना, डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना। जो भी मेटाफिजिकल पोएट थे उन्होंने जो भी सीखा वो लोगों को दिखाया, बताया, अपनी पोएम में उसका बाकायदा यूज किया। कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वो क्या करते हैं? कंपेरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, किसी चीज को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कंसीट कहा जाता है। मेटाफिजिकल कंसीट क्या? कंसीट इज एन इमेज इन विच टू डिसिमिलर थिंग्स आर पुट टुगेदर। कंसीट एक ऐसी इमेज होती है जिसमें दो असमान चीजों को साथ साथ रखा जाता है। मैं बार बार एक ही एग्जांपल दूंगा, वह कौन सा है? अ वेल डिक्टम फॉर बिल्डिंग मॉर्निंग, जिसमें एक लाइन है, इफ दे बी टू दे आर टू, सो एज स्टिफ इन कंपासेस आर टू।
कंपास के दो सुई की, दो नीडल की तुलना लवर और बिलव्ड की आत्मा से की जाती है। यह दोनों डिसिमिलर है, फिर भी उनमें सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश की जाती है। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल कंसीव। फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन भी उनकी खासियत अभी मैंने बताया। इसी को टी एस एलियट ने क्या कहा? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहा। उनकी पोयम में एब्रप्ट स्टार्टिंग है। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन स्टार्टिंग। दे डोंट मेक एनी बैकग्राउंड, दे डोंट नो, दे क्रिएट एनी स्टोरी, बल्कि तुरंत उनकी स्टार्टिंग है। उनकी पोयम ड्रामेटिक लिरिक फॉर्म में, या क्योंकि स्पीकर कौन है? पोएट ही स्पीकर है, वही स्पीक करता है, बाकी चीजें ऐसी रहती है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? आप ये कह सकते हैं कि उनकी पोयम में जो है कहीं ना कहीं ये चीजें रही है। उसके बाद एक और चीज आता है कि उनकी पोयम में सिमली का यूज, मेटाफर का यूज, हाइपरबोली, ये तीन फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और लिखा गया है कि ये सब मिला करके क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। और अगर ये क्वेश्चन आता है कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री किसके खिलाफ आई है या किसके खिलाफ रिएक्शन था? एलिजाबेथन पोइट्री। दोनों के बीच में क्या अंतर है? एक में केवल इमोशन है और एक में फ्यूजन ऑफ थॉट एलिमेंट। ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आप तुरंत समझ जाएंगे कि गलती कहाँ पर है। कंसीट इज एन इमेज इन विच टू सिमिलर ऑब्जेक्ट आर पुट टुगेदर। सिमिलर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? डिसिमिलर। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैंने जो ऑप्शन रखा है बना करके, सोच समझ करके, कि आपको कैसे कम से कम में मैं बहुत कुछ देने की कोशिश करूँ, एक्सप्लेन करूँ। अभी आप देखिए हम लोग 4 ही क्वेश्चन कर पाए हैं, लेकिन काफी वाइड है, काफी चीजें आपको एक जगह मिल जा रही, काफी चीजें आप कवर कर। उसके बाद आपका क्या है? प्री रोमांटिक पोइट्री ब्लूम्ड इन विच एज? प्री रोमांटिक पोइट्री किस एज में आई है? रेस्टोरेशन एज में, ऑगस्टन एज में, एज ऑफ सेंसिबिलिटी में, रोमांटिक एज में। हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्री रोमांटिक पोइट्री ऑगस्टन एज में आई है। ऑगस्टन एज किसके नाम पर रखा गया? किंग ऑगस्टस के नाम पे रखा गया, जो रोम के बादशाह थे, ईसा पूर्व में बिलोंग करते हैं। और जो है उनके समय की जो पोएटिक डिवाइसेस था या जो आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन था, उसको अलेक्जेंडर पोप और उनके फॉलोअर्स ने फॉलो किया। इसीलिए ऑगस्टन एज को हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहते हैं। अगर ऑगस्टन एज की जगह एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप दिया होता, तब हमें क्या करना पड़ता? एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप के साथ जाना पड़ता। तो ऑगस्टन एज का ही दूसरा नाम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप है, क्योंकि जो पोप थे वह उस एज के लीडिंग पोएट थे। और इसी एज में पोइट्री की एक नई धारा आती है, एक नए ढंग की पोयम आती है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्री रोमांटिक पोएट कहते हैं। और उस जो है प्री रोमांटिक पोएट के जो लीडर है, उनका क्या नाम था? जेम्स थॉमसन था, जिन्होंने द सीजन नाम का पोयम लिखा है, जो 1726 में शुरू होती है, 1730 में कंप्लीट होती है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र किया गया। और प्री रोमांटिक पोएट्स में थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन द कंट्री चर्चयार्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ का डिजर्टेड विलेज, विलियम कॉलिंस का ओड टू इवनिंग, ये सब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे एक मैं और आपको बात बता दूं, अगर क्वेश्चन ये आता है कि ऑगस्टन एज जो ये शब्द है, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया? इस शब्द को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया। The term was coined by Dr. Samuel Johnson for the age of Alexander Pope। ये भी एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब कि एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कब से कब तक थी? 1745 से 1785। ऑगस्टन एज कब से कब तक था? 1700 से 1745। और रेस्टोरेशन एज का मतलब कि एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, वो कब से कब तक रहा है? 1660 से 1700 तक रहा है। रोमांटिक एज, हम सारे लोग जानते हैं कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बाद रोमांटिक एज आता है, जब से लिंकन बैलाड पब्लिश हुआ था। और जो उसकी डेट है वो कब से कब तक रही है? 1798 से 1837। उसके बाद विक्टोरियन एज 1837 से 1901। विक्टोरियन एज के बाद मॉडर्न एज 1901 से लेकर 1945। फिर 1945 के बाद पोस्ट मॉडर्न एज, जिससे हम लोग रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? इसमें से कौन एक का मिसमैच्ड है? डडन सॉनेट विलियम वर्ड्सवर्थ सही है, हॉली सॉनेट जॉन डन सही है,
पुर्तगीज सानेट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग सही है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इस शीट में भी आई हूँ क्योंकि यह शीट पुरानी है और इसमें ज्यादातर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर जिक्र किया गया है। डडल सानेट में 523 सानेट, डडल रिवर का नाम है, एक क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूँ, मैंने पूछा था हॉली सोनेट जॉन डन का है और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जॉन डन का ये एक सिंगल सोनेट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है उसका क्या नाम है, डेथ शैल नॉट बी प्राउड, ये हर आदमी को ध्यान में रखना चाहिए। पुर्तगीज सोनेट एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ रही है और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो कौन से पोएट थे, आपकी मिस्टिक पोएट, किस एज के, विक्टोरिया एज के। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से रखना है। एस्ट्राफेल एंड स्टेला, इसका जो ऑप्शन डी है वह गलत है, क्यों? एस्ट्राफेल और स्टेला जो है यह किसकी देन है, एस्ट्राफेल एंड स्टेला यह आपका सर फिलिप सिडनी की देन है और एस्ट्राफेल एंड स्टेला में 108 सॉनेट है, 11 सांस है। एस्ट्राफेल सिडनी को रिफर करता है, स्टेला उनकी बिलव्ड पेनिलोप डेवरेक्स को रिफर करता है। और एडमंड स्पेंसर के कलेक्शन ऑफ सॉनेट को एमोरिटी कहा जाता है जिसमें 88 सॉनेट है और आप देखेंगे वह सॉनेट एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेट किया गया है। एडमंड स्पेंसर ने एक नई तरह की स्टैंजा को जन्म दिया जिसको स्पेंसरियन स्टैंजा कहा जाता है, वह 9 लाइन में होता है। शुरू की 8 लाइन आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है, लास्ट लाइन आयाम्बिक हेक्सामीटर में होता है। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखना। इसके अलावा एडमंड स्पेंसर को पोएट कहा गया, टाइटल किसने दिया था, चार्ल्स लैम्ब ने दिया था। एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो 6 किताबों में है, 7वीं जल गई थी। एडमंड स्पेंसर ने एक एलजी लिखा जिसका नाम एस्ट्राफेल था, वो सर फिलिप सिडनी की डेथ पर उन्होंने लिखा था। एडमंड स्पेंसर को एलिजाबेथ के कोर्ट में इंट्रोड्यूस कराने वाले आदमी का नाम ही सर फिलिप सिडनी है। इसका मतलब कि जो कुछ भी एडमंड स्पेंसर थे या जो उनको प्रसिद्धि मिली, जो वो क्वीन एलिजाबेथ के दरबार का हिस्सा बने, किसकी वजह से बने, सर फिलिप सिडनी की वजह से बने। तो एक दोनों लोगों में एक अच्छी बॉन्डिंग थी। एडमंड स्पेंसर की पोयम एपीथैलेमियन प्रोथैलेमियन है, एपीथैलेमियन मींस सेल्फ मैरिज सॉन्ग, प्रोथैलेमियन मींस अदर्स मैरिज सॉन्ग। जो एडमंड स्पेंसर है उन्होंने एक शेफर्ड कैलेंडर नाम की पोयम लिखा जो इकोलॉग में, मैं इस शब्द को फिर से जोड़ दूंगा, जो जिसका डिवीजन किसमें है, इकोलॉग में, ECOLOGUE। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इकोलॉग क्या होता है, इकोलॉग जो है दैट इज द डिवीजन ऑफ पैस्टोरल पोयम। जो पैस्टोरल पोयम होती है उसका डिवीजन किसमें किया जाता है, इकोलॉग में किया जाता है। जो लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है उसका डिवीजन किसमें किया जाता है, कैंटो में किया जाता है। जो एपिक होती है उसका डिवीजन बुक्स में होता है। ये इस तरह का चीजें रही थी। इकोलॉग जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है, वह आपका जो है पेस्टोरल पोयम से। तो एडमंड स्पेंसर का जो पेस्टोरल पोयम है उसका नाम क्या है, शेफर्ड कैलेंडर। उसमें इंग्लैंड की 12 महीने की जो कंट्री साइड ब्यूटी है उसका जिक्र किया गया है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, यहाँ पे मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, इसमें कौन सा एक मिसमैच है। कर्टल सोनेट जीएम हॉपकिंस की देन है, सही है। कर्टल सोनेट 10.5 लाइन का होता है, बिल्कुल सही है। स्प्रंग रिदम जीएम हॉपकिंस की देन है, बिल्कुल सही है। पाइड ब्यूटी एलजी का एग्जाम्पल है, गलत। इसका मतलब 7 का डी गलत है। करेक्ट आंसर क्या है, पाइड ब्यूटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कर्टल सोनेट। जो पाइड ब्यूटी है वह किसका एग्जाम्पल है, वह कर्टल सोनेट का एग्जाम्पल। और कर्टल सोनेट कितनी लाइन का होता है, 10.5 लाइन का होता है। कर्टल सोनेट को मार्केट में कौन लाया, जिरार्ड मैनले हॉपकिंस ने लाया। जिरार्ड मैनले हॉपकिंस किस एज से बिलोंग करते हैं, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उन्होंने स्प्रंग रिदम को जन्म दिया, उन्होंने थियरी ऑफ इंस्केप को जन्म दिया। इंस्केप का मतलब जो इनर ब्यूटी विच वी फील विच वी सी इन एनी ऑब्जेक्ट, द इनर ब्यूटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको इंस्केप कहा। दूसरा चीज आप ये देखेंगे उनका एक कर्टल सोनेट है जिसका नाम है पाइड ब्यूटी। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ, ही टेल्स द वेरियस ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वाज क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड को उन्होंने एडमायर किया। इनका एक और सोनेट है जो कि इसका नाम है दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड। इसके अलावा इन्होंने टेरिबल सोनेट को भी जन्म दिया। टेरिबल सोनेट वह सोनेट होता है
जिसमें कि हॉरिबल सब्जेक्ट मैटर या कुछ सब्जेक्ट मैटर को लेकर के बात की जाती है, वह सेरिबल सॉनेट का एग्जाम्पल होता है। और जीएम हॉपकिंस मॉडर्न एज के पहले पोएट, और मॉडर्न एज और विक्टोरियन एज इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करते हैं? इन दोनों को जोड़ने का काम थॉमस हार्डी करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन बड़े कॉमन है, क्वेश्चन के रूप में, पॉइंट के रूप में, आपको जितनी बार आए उतनी बार उसको लर्न कर लीजिए, उतनी बार अपने जो है उसमें नोट कर लीजिए, जो कॉपी लेके बैठिए उसमें बाकायदा बना के बैठिए कि टेस्ट सीरीज 6 है और इसमें ये बात कही गई है, इस क्वेश्चन को जब डिस्कस किया गया तो ये पॉइंट रखे गए, क्योंकि ये लास्ट टाइम समझ लीजिए जो होता है ना, ये बहुत मायने रखता है। जितना एक्टिव होकर के आप नोट करेंगे, वही पेजेस जब आप टर्न करके जाएंगे तो वो चीजें रिकॉल होंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्टिव होकर के चीजों को नोट करते चलिए अगर कोई पॉइंट आपको मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा इनकरेक्ट है? फादर ऑफ सॉनेट पेट्रार्च, ये हम सारे लोग जानते हैं, ये ऑप्शन सही है। पेट्रार्च कहाँ के थे? इटली के थे। उन्होंने वहां पे शुरू किया और उनके नाम पे इसको पेट्रार्चन सॉनेट कहा जाता है। और वो पहले ह्यूमैनिस्ट भी कहे जाते हैं। ह्यूमैनिस्ट कौन होता है? जिसकी सोच में, जिनके विचार में, जिनके काम में मानवतावादी सोच नजर आती है। मानवतावादी सोच क्या होती है? जिसमें जो है इमोशंस है, फीलिंग्स है, जेनरोसिटी है, ह्यूमैनिटी है, गुडनेस है, वर्च्यू है, और सबका इक्वल ट्रीटमेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है? ह्यूमनिज्म। और उसको फॉलो करने वाले या उसको अपनी जिंदगी में उतारने वाले लोग क्या कहे जाते हैं? ह्यूमनिस्ट। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका एक पॉइंट बहुत अच्छे ढंग से आपको क्लियर करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फादर ऑफ सॉनेट पेट्रा। Sonnet was introduced into England by Sir Thomas Yot। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि सॉनेट को इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस किया? सर थॉमस यॉट ने। बिल्कुल सही है। शॉर्टेस्ट मिसलेनी, ये किसका वर्क है? सर थॉमस यॉट और हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे का। बिल्कुल सही है। शॉर्टेस्ट मिसलेनी 1557 में पब्लिश होता है। पब्लिशर का नाम टॉटल है। और यह कलेक्शन ऑफ सॉनेट है। इज द साइकिल ऑफ सॉनेट कंपोज्ड बाय हूम? कंपोज्ड बाय सर थॉमस यॉट एंड हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे। जो हेनरी होवर्ड अल्लाह सरे हैं, इनसे रिलेटेड मैंने एक पॉइंट जिक्र किया था कि इन्होंने सॉनेट की स्ट्रक्चर में पूरा चेंज ला दिया था। क्या चेंज ला दिए थे? 3 क्वार्टेंस और एक couplet। इसका यूज इन्होंने किया था, जिसको बाद में शेक्सपियर फॉलो करते हैं। बाकी वैसे अगर आप देखेंगे तो वैसे जो सॉनेट रहा है, अगर आप वैसे देखेंगे तो जो सॉनेट रहा है, वो सॉनेट जब पेट्रार्च ने शुरू किया था तो उस सॉनेट में आपको देखने को मिलेगा उसका डिवीजन ऑक्टेव और सेस्टेट में किया जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, उन्होंने सॉनेट को वो कर दिया। इसके अलावा हेनरी हार्ड अल्लाह सरे ने पहली बार ब्लैंक वर्ड का यूज किया। और ब्लैंक वर्ड का जो यूज करते हैं, कहाँ पर करते हैं? यू विल कम टू नो वर्जिल की एनीड का ट्रांसलेशन में, जो कि आपका बुक 2 और बुक 4 में वो करते हैं 1540 पे। जो ब्लैंक वर्ड्स है वह अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होती है। और यह किसमें होती है? यह आयाम्बिक मीटर में होती है। मोस्ट प्रोबेबली आयाम्बिक पेंटामीटर में रहा है। 5 फीट और 10 सिलेबल। ब्लैंक वर्ड्स का एलिजाबेथन एज में ज्यादा यूज किया गया है, और जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेन में यूज किया है। रोमांटिक एज में भी इसका यूज पोएट्स ने किया है। विक्टोरियन एज में यूज किया है। तो एक तरह से यह आइडियल वर्ड फॉर्म और इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड फॉर्म था। अगर एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड फॉर्म, तो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पॉपुलर वर्ड फॉर्म क्या था? आपका ब्लैंक। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा वह क्या है? एमोरिटी। अभी मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सॉनेट है। यह एडमंड जोसेफ का ना होकर के बल्कि किसका है? एडमंड स्पेंसर का है। और कितना सॉनेट है? 88 सॉनेट है। किसको डेडिकेट है? उनकी बिलव या उनकी वाइफ एलिजाबेथ वाइल्ड को डेडिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 9। देन यू कम टू नो कि मिल्टन और लंदन 1802 वर्ड्सवर्थ की देन है। बिल्कुल सही है। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। बिल्कुल सही है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, विलियम शेक्सपियर का है। बिल्कुल सही है।
आल शेक्सपियर टेनिसन का है, ये गलत। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आल शेक्सपियर है वो जो है शायद आल शेक्सपियर ना हो कि केवल शेक्सपियर है, और ये मेरा जो ऑप्शन है या जो मैंने बनाया है वो किसी ने बनाया, मैथ्यू अर्नाल्ड के लिए। तो अगर आपको याद करना है कि बी जो है वह आल शेक्सपियर टेनिसन का नहीं है बल्कि किसका है, मैथ्यू अर्नाल्ड का। चाहे वो आल शेक्सपियर हो या शेक्सपियर हो, लेकिन मेरा उद्देश्य जो था वह किसका ऑप्शन लेना था, वह मैथ्यू अर्नाल्ड का, जो एक सॉनेट है जिसमें वो शेक्सपियर की तारीफ करते हैं और एक लाइन बोलते हैं, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन द वर्ड फ्री, मैंने कराया भी था। जहां तक बात है मिल्टन का या लंदन 1802, यह बहुत पॉपुलर सॉनेट है जो जॉन मिल्टन के ऊपर वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, और वर्ड्सवर्थ ने उस सॉनेट में उन्होंने कहा, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। और यही पर मैं एक चीज का जिक्र करूंगा, जब वर्ड्सवर्थ ने पोएट लाउडियट को स्वीकार किया 1847 में, तब इस पोस्ट को स्वीकार करने पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने उनके ऊपर एक सॉनेट लिखा था, और जिसका नाम है द लास्ट लीडर, LOST, द लास्ट लीडर। और इसमें वो वर्ड्सवर्थ की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि पार्ट सम क्वाइस यू लेफ्ट अस, मतलब ऐसा ही उनका कुछ वर्ड है कि कुछ चंद सिक्कों के लिए तू हमें छोड़ के चले गए और राज दरबार की शोभा बन गए। तो वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ये नहीं चाहते थे कि वर्ड्सवर्थ जैसी शख्सियत किसी राज दरबार का हिस्सा बने जो आम आदमी की आवाज रही हो। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, लाउरा पेट्रास सही है, पेट्रास की बिलव्ड का नाम लाउरा था। स्टेला सिडनी बिल्कुल सही है, जो स्टेला थी सिडनी की बिलव्ड थी, लेकिन उनका ओरिजिनल नेम क्या था, फिलोमेना डेवरेट था। एलिजाबेथ बॉयल स्पेंसर की बिलव्ड थी, बिल्कुल सही है। डार्क लेडी एंड WS फ्रांसिस बेकन, ये गलत है। हमें पता है कि डार्क लेडी और WS या किसकी देन है, या जो है शेक्सपियर की देन है। शेक्सपियर के 154 शेक्सपियर। साल या शेक्सपियर के 154 साल में 1 से लेकर 126 तक का जो जिक्र है किसके लिए है, 1 से लेकर 126 तक WH के लिए, WH। WS, और सर WH के लिए। 127 यस, और 127 से 152 डार्क लेडी, 153 और 54 क्यूपिड। क्यूपिड तो के लिए। इस तरह, या इस तरह से आप वहां पे उसको पाते हैं। मे आई नो व्हाट इज द टाइम? सर 6:30। ओके ओके, मैं थोड़ा सा और अभी इसको मैं कवर करूंगा। उसके बाद जो है मैं 9:30 पे एक सेशन और लूंगा, क्योंकि ये शीट बड़ी लंबी है, 900 क्वेश्चन से की ज्यादा है, और इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं। तो मुझे पता है कि जिस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो जो है चीजें थोड़ा सा कम क्वेश्चन हो पाता है, लेकिन अगर केवल ऑप्शन बता के मैं निकल जाऊंगा तो ये तो मैं शीट भेजूंगा तब भी आपको हो जाएगा। तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं एक सेशन आपका 9:30 पे कवर करूंगा, या 9:30 पे नहीं, 9 बजे। केडी सर कितने बजे छोड़ते हैं? 9 बजे ही छोड़ते हैं। सर 9 बजे छोड़ते हैं, सर 9 बजे। तो आप लोग 9 बजे आज रेडी रहिएगा, एक सेशन में 9 बजे रखूंगा, इसी शीट के आगे का मैं जिक्र करूंगा। अभी मैं और कुछ पॉइंट्स को मैं कवर कराऊंगा या लूंगा, अभी तो मैं चल ही रहा हूँ, 10 मिनट और मैं लूंगा जो होगा। एंड यू हैव टू एंजॉय, और उसके बाद हम लोग फिर लॉक करेंगे। इसमें एक पॉइंट ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन, सही है। इट ओरिजिनेटेड इन 18 इन 14th सेंचुरी, सही है। पेट्रार्क डिवाइडेड इट इनटू ऑक्टेव एंड सेस्टेट, सही है। इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है ऑप्शन डी है, ऑक्टा मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा एंड सेस्टेट 4 लाइन्स स्टैंजा, ये गलत है। क्यों? ऑक्टेव तो 8 लाइन्स स्टैंजा सही है, लेकिन सेस्टेट कितने लाइन्स का स्टैंजा है, 6 लाइन्स का स्टैंजा। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं कि जब हम ये बात करते हैं तो हमें जो स्टैंजा फॉर्म की बात है, हमें सबको पता है कपलेट मीन्स 2 लाइन्स स्टैंजा, टर्सेट मीन्स 3 लाइन्स स्टैंजा, टर्जा राइमा मीन्स 3 लाइन्स स्टैंजा, लेकिन वो इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। क्वार्टेट मीन्स 4 लाइन्स स्टैंजा, और आपका सेस्टेट मीन्स 6 लाइन्स स्टैंजा, ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, अठवा राइमा मीन्स 8 लाइन्स स्टैंजा, और फिर उसके बाद आपका चासरियल स्टैंजा मीन्स 7 लाइन्स स्टैंजा, स्टेंसरियल स्टैंजा मीन्स 9 लाइन्स स्टैंजा। तो एक तरह से स्टैंजा भी हम लोगों ने कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 12 है, which of the following is mismatched quatrain, 4 lines, tercet 3 lines, couplet 2 rhyming lines, extension stanza 7 lines। तो डी गलत है, बार बार अभी बताया गया। extension stanza means what? extension stanza means 9 lines। तो इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अभी सारी बातें हो। चासरियन स्टैंजा है 7 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन। हम सबको पता है चासरियन स्टैंजा 7 लाइन्स है और इसको हम लोग राइम रॉयल के भी नाम से जानते हैं। और उस स्टैंजा को चासन ने यूज किया। चासन का एक और योगदान है हीरोइक कपलेट का। उन्होंने हीरोइक कपलेट का पहली बार अपना जो उन्होंने किया लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में, और कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने यूज किया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, टर्जा राइमा इज एन इटालियन स्टैंजा फॉर्म यूज्ड बाय पीबी शेली इन विच पोएम। कई बार डिस्कस किया गया कि टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, पीबी शेली ने इसको यूज किया। किसमें यूज किया है? वो टू द वेस्ट विंड में यूज किया है। बिल्कुल सही है, तो 14 का ए सही है। इसके साथ बहुत ज्यादा हमें केमिस्ट्री नहीं लगानी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं, ओड टू स्काईलार्क उनका ओड है। ओड टू स्काईलार्क में वो एक लाइन कहते हैं जो कई बार पूछा जा चुका है, आर्ट क्रिकेट सॉन्ग का, दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। इस तरह से उन्होंने कहा। एडोनाइस उनका एक एलिजी है जो उन्होंने किसकी मौत पर लिखा हुआ? जॉन कीट्स की मौत पर। यह पेस्टरल एलिजी है। स्टैंजाज नियर मैपल एलिजी है। अटवा राइमा इज द स्टैंजा ऑफ 8 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, 5 लाइन। हमें पता है 8 लाइन, तो 15 का ये सही। अटवा राइमा इज द स्टैंजा ऑफ 8 लाइन। जो अटवा राइमा है वह कौन सा स्टैंजा होगा? वह 8 लाइन का स्टैंजा होगा। तो हमें जो ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो होगा वो कौन सा करेक्शन होगा? 8 लाइन। ये चीज आपका सुन। मैंने इस पे थोड़ा सा पेन चलाया, मुझे लगता है नहीं चलाना चाहिए, ऐसे ही समझ में आ रहा हूँ, कोई उसमें निशान लगाने के लिए। देन यू फाइंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर फ्री वॉज सेड बाय हूम? मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन कीट्स, पीबी शेली, वर्ड्सवर्थ। हम सबको पता है ये बात किसने कही है। ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही। और किसके लिए उन्होंने कहा ये बात? उन्होंने मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने सोनेट शेक्सपियर में शेक्सपियर को लेकर के कहा। शेक्सपियर की तारीफ में मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही। तो अदर अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर फ्री, इट वाज सेड बाय हूम? इट वाज सेड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, Milton, thou should be living at this are was said by whom? Wordsworth, Shelley, Keats, Sidney। ये बात किसने कही? ये बात वर्ड्सवर्थ ने कही है। और किसमें? अपने सोनेट लंदन या उसमें उन्होंने, मिल्टन 1802 या लंदन में ये बात उन्होंने। प्री रैफेलिट पोइट्री एंड ऑक्सफोर्ड आर्ट ट्रैक्टेरियन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री रैफेलिट मूवमेंट मैंने कई बार जिक्र किया, और इसमें करें प्री रैफेलिट पोइट्री एंड ऑक्सफोर्ड, एंड लगा हुआ, आर करके नहीं लगा हुआ। प्री रैफेलिट पोइट्री एंड ऑक्सफोर्ड आर ट्रैक्टेरियन मूवमेंट केम इन विच एज? एक किस एज में आता है? विक्टोरियन एज में, रोमांटिक एज में, मॉडर्न एज में, नियो क्लासिकल एज में। तो यह किस एज में आता है? विक्टोरियन एज में। ये चीज ध्यान में रखना। विक्टोरियन एज में 1737 से 1901। और जो प्री रैफेलिट मूवमेंट था उसके जो बड़े राइटरों में है डीजी रॉस्टी, क्रिस्टीना रॉसेटी, एसी स्विनबर्न। और प्री रैफेलिट का मतलब प्री माने पहले, रफेल जो इटालियन पेंटर थे उससे पहले पेंटिंग में जो स्टाइल अडॉप्ट की गई थी, खासकर पिक्टोरियल इमेज, उस पार्टिकुलर स्टाइल को पोइट्री में इन लोगों ने अडॉप्ट किया। इसलिए इसको प्री रैफेलिट पोइट्री कहा जाता है या प्री रैफेलिट मूवमेंट ऑफ पोइट्री। और आपको बता दूं, रोमांटिक एज में जो स्कूल ऑफ पोइट्री आई हुई है उसमें लेक स्कूल ऑफ पोइट्री, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। ये 4 तरह की पोइट्री आपको ध्यान में रखना है। सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री, साथ ही साथ कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, उसके अलावा लेक स्कूल ऑफ पोइट्री, ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। नियो क्लासिकल सॉरी मॉडर्न एज में जो पोइट्री आई है उनमें से कौन कौन सी पोइट्री रही है? फ्रेंच पोइट्री मॉडर्न एज में आती है, जॉर्जियन पोइट्री मॉडर्न एज में आती है, एडवर्डियन पोइट्री मॉडर्न एज में आती है, पोइट्री बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर मॉडर्न एज में आती है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का जो पोइट्री थी, पोइट्री से रिलेटेड ऑक्सफोर्ड मूवमेंट पोइट्री मॉडर्न एज में आती है, लेफ्ट विंग पोइट्री मॉडर्न एज में आती है, एपोकैलिप्टिक पोइट्री मॉडर्न एज में। तो ये सब जो पोइट्री है ये किस एज में आई है? मॉडर्न एज में आई है, ये आपको याद है। नियो क्लासिकल एज में जो पोइट्री आई है
वह कौन सी थी? प्री रोमांटिक पोइट्री। अभी जिसको जेम्स थॉमसन को, ओलिवर गोल्डस्मिथ का, थॉमस ग्रे का, एलजी रेटिना कंट्री चर्चा, ये चीजें। तो न्यू क्लासिकल एज में दो स्कूल ऑफ पोइट्री, कौन सा? प्री रोमांटिक स्कूल ऑफ पोइट्री और ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री। ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री अगर आपको याद होगा, थॉमस ग्रे का, एलजी रेटिना कंट्री चर्चा, वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री का, वो ग्रेव में बैठ करके लिखा गया है और उसमें बहुत सीरियस ढंग से उन्होंने सारी चीजों को बताया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हीरो एंड लिएंडर, सॉरी ये तो मैं भूल गया, क्वेश्चन नंबर 19, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लिक्रीस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, सिडनी स्पेंसर पेट्रार्च। हम सबको पता है विलियम शेक्सपियर का है, उससे मैं कोई बात नहीं करूंगा। सिडनी का एक चीज ध्यान में रखिएगा, एस्ट्रोफेन एंड स्टेला का ध्यान में रखिएगा। स्पेंसर का भी सब बातें हो चुकी है, एमोरिटी क्या क्या, पेट्रार्च को फादर ऑफ ऑनेस्टी रहे। उसके बाद हीरो एंड लिएंडर इज द पोयम ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन, पोप ड्राइडेन, या किसका वर्क है? क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है। ये सब हम लोगों को पता है कि ये उनका क्रिस्टोफर एंड हीरो एंड लिएंडर क्रिस्टोफर मार्लो का, और क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विच से बिलोंग करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर दे स्टडीड at Oxford and Cambridge University. They were Latin scholars. They translated so many great books from Latin into English. और इसके अलावा उसमें थॉमस लॉज है, थॉमस लॉज के अलावा जॉर्ज पील है, थॉमस नाइट है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मतलब सो मेनी, इवन क्रिस्टोफर मार्लो खुद, तो उन सब के बारे में भी बहुत सारी बात हुई है जिससे हम लोगों ने किया है। आगे अभी जो मैंने डिस्कस किया था वही आ रहा है कि लेफ्ट विंग पोएट, फ्रेंच पोइट्री एंड एपोकैलिप्टिक पोएम्स इमर्ज इन विच एज, किस एज में आया है? मॉडर्न एज में आया है। ये सही है, मॉडर्न एज का ऑप्शन आर्टिकल 21 का ये सही है। तो आपको अभी मैंने इसका जिक्र किया था, बहुत दिमाग नहीं लगाना। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इज नोन एज लास्ट रोमांटिक पोएट। इसको भी मैंने जिक्र किया है, डब्ल्यू बी येट्स। डब्ल्यू बी येट्स को लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं, इसमें सीएस एलियट के बारे में मैंने बहुत सारी बातें की है, डब्ल्यू एस आर्डेन के बारे में कम बात हुई है। डब्ल्यू एस आर्डेन मॉडर्न एज के पोएट है और पोस्ट मॉडर्न एज के भी। वो कार्ल मार्क्स के फिलॉसफी से बहुत प्रभावित थे, और वो लेफ्ट विंग जो ग्रुप है, जो यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 21 में, लेफ्ट विंग पोएट के बड़े पोएट में आते हैं। कौन आते हैं? डब्ल्यू एच आर्डेन। डब्ल्यू एच आर्डेन का पूरा नाम है वेस्टर्न ह्यूज आर्डेन, WYSTAN, वेस्टर्न ह्यूज, HUGS, ह्यूज आर्डेन, वेस्टर्न ह्यूज आर्डेन है वो है। और जो डब्ल्यू एस आर्डेन है, लेफ्ट विंग पोएट से जुड़े हैं, इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है अननोन सिटीजन। उस पोएम का क्या नाम है? अननोन सिटीजन। वह चीज हमें ध्यान में रखना। इसके अलावा इनकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोएम्स रही है, जिसमें जो है शील्ड ऑफ एक्विलिस, शील्ड ऑफ एक्विलिस करके उनकी एक पोएम रही है, वो सब चीजें। फिलिप लार्किन जो है, ये पोस्ट मॉडर्न एज के पोएट है, और इनका एक पोएम है चर्च गोइंग, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा, हु इज नोन एज पोएट पोएट। स्पेंसर को कहा जाता है, एक क्वेश्चन हम लोग पूछ चुके हैं, और ये टाइटल किसने दिया है? चार्ल्स लाइन ने दिया है। तो नाउ कंक्लूडिंग, आई हैव टेकन 24 क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 भी ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर इस चीज को पलटना पड़ेगा। सर 23 क्वेश्चन छूट नंबर, गया। अच्छा, हु रोट लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी, अभी मैंने जिक्र किया था, डब्ल्यू बी येट्स ने लिखा हुआ है लेक आइल ऑफ इनिस्फेरी। इसी पोएम की वजह से उनको लास्ट रोमांटिक पोएट कहा गया है, और डब्ल्यू बी येट्स को नोबेल प्राइज 1923 में मिलता है। मॉडर्न एज के महान पोएट से शुमार किए जाते हैं। उनकी और भी पोएम है, जिनमें से जो है आपका द सेकेंड कमिंग है, जो पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंस को लेके बात करता है। उनका टेनिंग टू बाइजेंटियम है, लीड एंड स्वान, सो मेनी पोएम्स यू फाइंड। हु इज नोन एज पोएट टू पोएट स्पेंसर, इतना मैं कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन और मैं ले ले रहा हूँ, नहीं तो इसी शीट को फिर से करना पड़ेगा। हु गेव द टाइटल पोएट पोएट टू स्पेंसर, ये हम सारे लोगों को पता है, मैं उस शीट को टर्न नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसका पूरा आंसर उससे आएगा। तो इनको जो पोएट पोएट का टाइटल दिया था, किसने दिया था? चार्ल्स लैम्ब ने दिया था। और चार्ल्स लैम्ब को क्या कहा जाता है? प्रिंस एमंग एसेंस, ह्यूज वॉकर ने कहा है। इन दिस वे वी हैव डन 25 क्वेश्चंस। मोस्ट वेलकम। 9 बजे दोबारा, और अभी आप आराम करिए, हम भी थोड़ा सा अपना कुछ काम करेंगे।
तो ऐसी कंडीशन में एंड जस्ट गिव योर फीडबैक, जरूर ग्रुप में सब लोग अपना फीडबैक भेज दीजिएगा। और मैं अभी इसको करके आई थिंक 33 पीपल हैव सर इसका ज्वाइंड दिस पीडीएफ टेस्ट। शेयर कर दीजिए सर, जरूर जरूर, मैं सोच रहा था पूरा कराने के क्योंकि बाद, सर लेकिन अगर ऐसा है प्रिंट तो आउट निकलवा लेंगे सर। कर दो। ठीक ठीक, टुडे और टुमारो, थैंक यू सर। या हो सकता है अभी Sir, तुरंत कर tell दे me आपको, the जैसे work of WH सर कल Auden लॉकडाउन हो unknown जाएगा। what? GWH ऑर्डन का अननोन सिटीजन, अननोन सिटीजन Citizen. Okay, sir. या बहुत इंपॉर्टेंट पोएम। और फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग, ये सब नाम पता होने, जैसे लेक आइला फिनिस्ट्री किसका, W.B. येट्स का है, द टाइगर एंड द लैम्ब विलियम ब्लेक का है। ये सब मतलब हर आदमी को पता होना चाहिए ये ऐसी ऐसी पोएम। तो या अगेन आई विल मीट यू एट 9 PM, आप जो करिएगा। और कल भी क्लास इसी टाइम होगा जो 5 बजे का है, इधर बीच में 5 बजे ही होगा। ठीक, ओके, या सेंड योर फीड।